हाँ तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में काइनेटिक गैस इक्वेशन ड्राइव की थी। और काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, किस बेसिस पे ड्राइव की थी कि हमने कुछ अजम्पशंस मानी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पे। वो थ्योरी क्या थी कि पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है गैस। उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स भागते दौड़ते रहते हैं चारों तरफ, और जब वो गैस वॉल्स से टकराते हैं तो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और फोर्स पर यूनिट या प्रेशर होता है। वो प्रेशर हमने कैलकुलेट किया, उससे हमने एक इक्वेशन निकाली प्रेशर वॉल्यूम के में रिलेशन की, जिसको हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन का नाम दिया। अगर मान लीजिए काइनेटिक गैस इक्वेशन ये सही है तो सारे गैस लॉज इससे निकलने चाहिए। इसलिए हम अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। अगर हम गैस लॉज कौन कौन से हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ किया हुआ है ना आपने, बॉयल्स लॉ किया। और कौन सा किया है, चार्ल्स लॉ किया। और गैस इक्वेशन करी हमने। ठीक है बच्चों, बॉयल्स लॉ किया, चार्ल्स लॉ किया, गैस इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। नहीं, ड्राइव नहीं की, गैस इक्वेशन हमने गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को यूज़ करके गैस इक्वेशन बनाई थी। तो ये गैस इक्वेशन इससे भी ड्राइव होनी चाहिए। अगर हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ठीक है, जिससे हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन निकालनी है, उससे हमें ये चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशन, ये हम प्रूव कर सकें। इसके अलावा और कौन से लॉ हमने किए हुए हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी किया था ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, ये भी किया है। और एक हमने किया है एवोगैड्रो लॉ, है ना। एवोगैड्रो लॉ क्या था, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ था कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी एक सी अवस्था अगर तापक्रम की और वॉल्यूम की, प्रेशर की ले ली जाए, टेम्परेचर और प्रेशर एक सा रखा जाए, तो बराबर के वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या सबकी बराबर होगी। तो ये हमें एवोगैड्रो, जिसमें एवोगैड्रो नंबर बताया था हमने, ठीक है। और एक हमने ग्रैम्स लॉ ऑफ डिवीजन किया था। ये सारे के सारे लॉ हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन से ड्राइव करने हैं। तो पहले हम करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले बॉयल लॉ सीखा था ना आपने, बॉयल्स लॉ। तो इसके लिए तो कैसे ड्राइव करेंगे हम, गैस इक्वेशन क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, क्या थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने जो ड्राइव की वो क्या की, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc²। तो m है मास ऑफ मॉलिक्यूल, जो गैसें ले रहे हैं उसके मॉलिक्यूल का मास। n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले तो हम इसको वेलोसिटी कहते थे, ड्राइव तो हम वेलोसिटी से किया है। फिर मैंने बता दिया था क्यों हम रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इससे हम बॉयल्स लॉ कैसे करें, हम देखते हैं। आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ m। अब वी स्क्वायर होती है, वैसे हम सी स्क्वायर करेंगे इस केस में, है ना।
तो अगर हम इस पी को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पी बराबर हो जाएगा, इसको हम 1/3 की जगह कर देते हैं 2/3 और n को हम यहाँ ले लेते हैं और बाकी रह गया mc², उसकी जगह हम लिख लेते हैं 1/2 mc²। देखो है ना, नहीं ये देखो 2 से 2 कट गया तो 1/3 mnc² ही तो रह गया। 1/3 mnc² को हमने ऐसे लिख लिया है, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो इस n को हमने आगे ले लिया और जो 2 भाग है उसको mc² के साथ रख दिया। अब ये 1/2 mc² क्या हो सकता है? देख लो, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। देख लो, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो n/3 mc² आ जाएगा। मैं फिर दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि देखो यहाँ मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। ये 1/3 mnc² है, ठीक है। हमें 1/2 mc² लाना था, तो 1/2 mc इसको हम अलग कर लेते हैं। ये बराबर है 1/3, तो अलग रहने दिया, n इसको इधर ले लिया और बाकी रह गया mc²। अब इस mc² में हमें क्योंकि 1/2 mc² लाना है तो 1/2 तो यहाँ लिख दिया और 2 से यहाँ गुणा कर दिया, 2 कट गया ना, तो तो यही गया, इसलिए इसको हमने ऐसे लिख लिया है। समझ में आ गया ना? यही चीज़ हमने यहाँ लिख लिया है, 2n/3 ये रहा और 1/2 mc², ये मैंने खोल के बता दिया है। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है PV = 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। 1/2 mc² क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर हम, तो मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी KE है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल, ये हमने उसमें किया हुआ है, क्या नाम है, गैस लॉज में बताया था। काइनेटिक एनर्जी द मेजर ऑफ टेम्परेचर, उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो इक्वलिटी करेंगे तो हम कर देंगे KE बराबर हो जाएगा नया कांस्टेंट K इंटू T। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए कैसे कर दिया, तो ये बराबर हो जाएगा PV = 2/3 n और K और T, n छोटा k, NKT हो गया, है ना? तो अगर हम, ये भी कांस्टेंट है, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक पर्टिकुलर वेसल में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हो, गैस फिक्स्ड हो, तो ये भी कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट होगी। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं, या PV = ये पूरा भी एक कांस्टेंट है, बदलती नहीं वैल्यू, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स की संख्या फिक्स है। K ये कांस्टेंट है, K इज ए कांस्टेंट, ये है K क्या है, ये कांस्टेंट है, फिक्स नंबर होता है। तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी 2/3 भी फिक्स है, तो नया कांस्टेंट आ गया KT। PV = KT आ गया नहीं? ये गैस इक्वेशन भी है, तुम्हें मालूम है। इसी से हम बॉयल्स लॉ भी निकाल सकते हैं। कैसे? नाउ इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ का यही तो है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो V कितने के बराबर हो जाएगा? KT/P। ये हमने ड्राइव किया ना गैस इक्वेशन, यही गैस इक्वेशन है। ये हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, देखो इसको यहाँ से करते हैं।
सॉरी, क्योंकि नहीं तो मुझे लगेगा कोई नई चीज़ तो आपने कराई नहीं, ये तो पहले ही करा दिया था। ये है गैस इक्वेशन जो हमने इससे निकाली है। किससे? काइनेटिक गैस इक्वेशन से। फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन we have already derived, ये इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 दैट हमने क्या ड्राइव किया, ये किया है पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन के इंटू टी। और वॉल्यूम V विल बी इक्वल टू 2/3 एन के बटे P इंटू टी। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट V इज इक्वल टू 2/3 एन के टी इंटू 1/P। टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, देखो टी भी कांस्टेंट हो गया, के भी कांस्टेंट पहले बताया था, एन भी कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी 2/3 एन के टी becomes न्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये भी देखो के पहले ही हमने बताया था यहाँ कांस्टेंट है, के हमने यहाँ के कांस्टेंट लिया है। एन संख्या है वो भी फिक्स रहती है। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, बदल नहीं रहे, तो टी की वैल्यू फिक्स हो गई। जब सबकी वैल्यू, तो ये सारा फिक्स हो गए, तो V इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 1/P। और कांस्टेंट अगर हटा देते हैं, सॉरी ये आप दिख नहीं रहा होगा आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने बताया कि देखो 2/3 एन और के बटे पी इंटू टी है ना, ये एन भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, पी हमने कह दिया, पी को हमने अलग कर दिया है, 1/P अलग लिख दिया, टी को हमने इसके साथ रख लिया, 2/3 एन के साथ टी रख लिया। तो एन भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, तो V बराबर हो जाएगा नया, ये सब मिल गए नए कांस्टेंट हो जाएगा इंटू 1/P। और जब कांस्टेंट को हम हटा देते हैं बराबर में से, तो वो प्रोपोर्शनलिटी बन जाता है। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। V इज प्रोपोर्शनल टू 1, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली proportional to its pressure। गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रूव हो गया। हेंस वी हैव derived बॉयल्स लॉ। किससे? फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन से तो निकाला है ये। पहले एक नंबर ड्राइव किया था, एक नंबर से, फिर ये हमने दूसरा नंबर ड्राइव कर दिया, दूसरे से हमने ये निकाल दिया, तीसरा भी। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा। हमने बॉयल्स लॉ, हमने गैस इक्वेशन भी ड्राइव कर ली, देखो करी थी ना, कहाँ किया? ऊपर पी वी इक्वल टू के टी, ये तो गैस इक्वेशन ड्राइव कर लिया, अपने आप ड्राइव हो गई एनीवे। और हमने बॉयल्स लॉ भी ड्राइव कर लिया।
अब हम चार्ल्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ तो हमें मालूम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताया है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो भी हम इससे ही निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से ही लेंगे हम। इक्वेशन नंबर 2, वी derived equation number 2 from kinetic theory, गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने, क्या है ये, विच इज, क्या है, V इज इक्वल टू 2/3 N/K इंटू T इंटू 1/P। If P is constant, then we can see that 2/3 N/K बटे P becomes constant at constant प्रेशर। देखो अभी हमने बताया ना कि ये इसी इक्वेशन में ये P अगर हम यहाँ नीचे ले आएँ, इस P को यहाँ नीचे ले आएँ और T को अलग कर दें, तो हम इस तरह से लिख लेंगे इसको, किस तरह से, P नहीं, V इज इक्वल टू, इसी चीज़ को हमने दूसरे तरह से लिख लिया, 2/3 N/K और P को हम नीचे ले आए, आपका T को अलग करके, पहले हमने T को साथ रखा था, इसको कांस्टेंट किया था, प्रेशर को अलग कर लिया था, अब कि हमने प्रेशर बीच में कर लिया तो ये और नया कांस्टेंट हो गया, तो V इज इक्वल टू, देखो 2/3 तो कांस्टेंट है, संख्या है, N भी संख्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 हैं, 2 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, या एवोगाड्रो नंबर के बराबर हैं, और K क्या है, K हम पहले ही कांस्टेंट लिख चुके हैं ऊपर, कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट, ये P प्रेशर है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर हमने ये P बड़ा वाला P लिखना ना, क्योंकि पीछे से P चलता चला आ रहा है, वो गलती ना हो जाए, तुम गड़बड़ा जाओ कभी देख के क्या कर दिया। तो ये नया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सब चीज़ें संख्याएं ना बदलना है, ये भी संख्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अर्थ होता है जिसका वैल्यू बदल नहीं रही हो। कौन सी चीज़ बदल रही है, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है, कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो जब कांस्टेंट को हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है, कांस्टेंट हटते ही। प्रोपोर्शनलिटी को अगर वो बराबर में बदलना है तो कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है, और कांस्टेंट हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी बनता है। तो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास of a gas is directly proportional
टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि ये कैपिटल जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो हमने ये चार्ल्स लॉ डिराइव कर लिया। गैस इक्वेशन हम पहले ही डिराइव हो गई थी। अब हमें तीसरा क्या चीज़ रह रही है, नेक्स्ट हमने क्या करना था, चार्ल्स लॉ, और हमने गैस इक्वेशन पहले बता ही दिया आपको। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, डेरिवेशन ऑफ, सब बहुत आसान है। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे जो पहले हमने यूज़ की थी। हमें मालूम है कि पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन के टी। वही हम एक ही चीज़ को लेके चलेंगे, चेंज नहीं करेंगे बार बार। तो अगर हम वॉल्यूम को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 2/3 एन के बटे वी, और ए वी को नीचे ले आए और इंटू टी को इधर नहीं दिया। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सेम, मतलब वॉल्यूम का चेंज ना करें, है ना। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज फिक्स्ड मतलब एक ही कंटेनर रखा हुआ है, इसको हमने बढ़ाया घटाया नहीं है, सेम रखा है कंपनी। तो क्या होगा, 2/3 एन के अपॉन वी, ये कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो ये नया कांस्टेंट हो गया। P इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, आपका नया कांस्टेंट हो जाएगा इंटू टी। कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, के डैश लिख सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, के डैश कर सकते हो, के डैश इंटू टी, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ जाएगा, ये प्रेशर टेम्परेचर लॉ, दिस इज नोन एज, दिस इज प्रेशर। ये भी आपने पढ़ा हुआ है और ये हमने डिराइव कर लिया उसी इक्वेशन से। दिस इज प्रेशर टेम्परेचर लॉ, ठीक है। अब इसके बाद एवोगाद्रो लॉ हमने डिराइव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ एवोगाद्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो है ना। अब अगर मान लीजिए वॉल्यूम इक्वल है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर सारी कंडीशन एक सी रखी जाएं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कहता है इक्वल, ये तो कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecules under similar conditions of temperature and pressure। तो इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या है? इक्वल वॉल्यूम मीन्स दो गैस मान लो तो V1 इज इक्वल टू V2, दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं। इक्वल वॉल्यूम तभी तो होंगे, यानी दोनों का वॉल्यूम V है। और इक्वल
ऑल कंडीशंस कहते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन. सिमिलर कंडीशन मीन्स सिमिलर कंडीशन मीन्स equal pressure also. ठीक है. इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 है. तो दो गैसेस के लिए, फॉर टू गैसेस, जिसको हम 1 और 2 कहते हैं, है ना, P1 V1 क्या होता है उसके हिसाब से, इज इक्वल टू 1/3. गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन 1/3 m1 n1 c². और दूसरी गैस के लिए, सेकंड गैस के लिए, P2 V2 इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c². अब क्योंकि टेम्परेचर सबका एक सा है तो उनकी वेलोसिटी भी एक सी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी एक सी होगी. और अभी हमने कहा कि P1 P2 के बराबर है, V1 V2 के बराबर है. नाउ since P1 is equal to P2 and V1 is equal to V2 as told above, जैसे ऊपर बताया हमने, अंडर सिमिलर कंडीशंस हैं, तो पहले के केस में हो जाएगा 1/3 P1 V1 should be equal to P2 V2 and therefore 1/3 m1 n1 c² is equal to 1/3 m2 n2 c². चलो अगर इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग मान लेते हैं, c1² और c2² भी कर लेते हैं. या c1² कर रहे हैं, ये c2² है ना, है या नहीं. ये वेलोसिटीज, ये जो है P1 V1 P2 V2 के बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं, तो राइट हैंड भी बराबर होंगी, इसलिए ये साइड इसके बराबर. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. भाई ये साइड इसके बराबर है तो ये साइड इसके बराबर होगी, हो गई नहीं होगी, इसलिए हमने इसको इसके बराबर लिख लिया, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये वाली इसके बराबर है, तो ये वाली साइड, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, राइट हैंड साइड शुड बी ऑल्सो इक्वल. ठीक है. अब इसमें अब हमें मालूम है दोनों की, सिंस टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम, टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules which is proportional to temperature, proportional to absolute temperature, according to the postulate. postulate में जो हमने ऊपर वो बताए थे नियम, postulates of kinetic theory. काइनेटिक थ्योरी में हमने लिखा था ना कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर होता है, जितना टेम्परेचर होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी की उसी हिसाब से टेम्परेचर होगा. तो क्योंकि टेम्परेचर बराबर है दोनों का, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी. तो हाफ m1
C1 square should be equal to half m2 C2 square. ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड गैस. दोनों के बराबर होगी, टेम्परेचर बराबर है. ये इक्वेशन हम मान लीजिए कोई भी मान लेते हैं. पहले ऊपर दो ही इक्वेशन लिखी गई ना अभी तक, तो ये मान लीजिए तीसरी मान लेते हैं और ये इक्वेशन चौथी मान लेते हैं. अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ. ये फोर्थ है भैया, फोर्थ इक्वेशन. भाई हाँ, m1 c1 स्क्वायर और m2 c2 स्क्वायर, ये दोनों पर m1 c1 स्क्वायर m2 c2 स्क्वायर निकाल दिए. 1/3 1/3 तो वैसे ही कट जाएगा, 1/2 1/2 भी कट जाएगा और सिर्फ n1 = n2 आ जाएगा. n1 = करके देख लेना डिवाइड. ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एवोगैड्रो लॉ भी निकाल दिया. एवोगैड्रो यही तो कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. इक्वल वॉल्यूम तो हम पहले ही ले लिया, V1 = V2 लिया है ना. इक्वल वॉल्यूम V1 = V2 ले लिया. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. प्रेशर भी बराबर ले लिया, P1 = P2. और टेम्परेचर यहाँ बराबर ले लिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट T. हाफ m1 c1 स्क्वायर, दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई है ना. इसको और इसको डिवाइड कर दिया तो n1 = n2 आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर आ गए. तो ये आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने एवोगैड्रो लॉ भी कर दिया. इस तरह हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी कर सकते हैं. लास्ट ये है आपका डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ. डेरिवेशन of Graham's law of diffusion. डिफ्यूज़न या एफ्यूज़न दोनों कहते हैं इसको. ये कैसे करें हम फिर उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने पहले की थी. हमने ड्राइव किया था PV = 2/3